अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे पहला रेडियो किसने बनाया, अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे पहला वॉकी टॉकी किसने बनाया, टू वे पेजर किसने बनाया, या इवन सेलुलर या आपका रेडियो टेलीफोन किसने बनाया, हो सकता है आपके दिमाग में एटलीस्ट 2 से 3 कंपनियों के नाम आएंगे। लेकिन ये सारे के सारे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंपनी ने बनाए हैं, जिसका नाम है मोटोरोला। ये टेक इंडस्ट्री की इतनी पुरानी और इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके बारे में अगर हम पूरी डिटेल में बात करने लगे तो एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपसे मोटोरोला के वापसी के बारे में बात करने वाला हूं। अचानक से दन के फोन लॉन्च करता जा रहा है और बीच में क्यों वो एकदम से शांत पड़ गया था। आज की वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मोटोरोला इनोवेशन के मामले में बहुत ज्यादा आगे रहा है, लेकिन अगर हम उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखें तो वो इतनी कुछ खास नहीं थी। इसी वजह से 2012 में उसको अपने आप को गूगल को बेचना पड़ा। गूगल ने उसे $12.5 बिलियन में खरीद लिया। यहाँ पर गूगल का मकसद मोटोरोला के प्रोडक्ट्स बनाना नहीं था, बल्कि जो मोटोरोला के पास पेटेंट्स हैं उनको अक्वायर करना था। अब यहाँ पर गूगल के अपने कुछ प्लान्स रहे होंगे, मे बी जो उनके प्लान्स थे वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिले, या हो सकता है उन्होंने उन प्लान्स के ऊपर काम किया हो, प्रोडक्ट बनाया हो, वो उतना अच्छा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा न बना हो, इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया हो। इसीलिए उसके 2 साल बाद उन्होंने उसे बेच दिया, सिर्फ $2.9 बिलियन में, मतलब 80% लॉस के साथ। 2014 में लेनोवो ने मोटोरोला को खरीद लिया। अब ऑब्वियसली 2014 तक लेनोवो को दिख चुका था कि हाँ, अब मोबाइल मार्केट धीरे धीरे स्मार्टफोन मार्केट की तरफ बढ़ रहा है और अब हमें स्मार्टफोन की तरफ काम करना होगा। इसी वजह से मोटोरोला की जितनी भी एक्सपर्टीज थी, जो भी उनके टूल्स, पेटेंट्स जो भी थे, उन सब का इस्तेमाल करके लेनोवो ने अपने फोन बनाने शुरू करे। लेकिन जैसा कि हमें पता है, मार्केट में नाम बहुत ज्यादा चलता है। लेनोवो के फोन्स आए, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उसके बाद क्या, लेनोवो को लगा कि चलो मोटोरोला का नाम है, नाम से प्रॉब्लम है ना, नाम को चेंज करते हैं। मोटोरोला का जो एस्थेटिक्स था उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोटोरोला के ही फोन लॉन्च करने शुरू कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि वो इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, जिस प्राइस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मोटो एक्स प्ले 21,000 रुपए का फोन था, OnePlus One 21,500 रुपए का फोन था और गूगल नेक्सस 5 22,000 रुपए का फोन था। जहां नेक्सस और OnePlus दोनों में हमें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते थे, वहीं मोटोरोला में इसी प्राइस रेंज में आपको 615 जैसा प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। चलो मान लिया कि OnePlus जो था वो बिल्कुल नया प्लेयर था, वो अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहता था, वो एक चाइनीज प्लेयर था, इस वजह से कम प्रॉफिट मार्जिन के अंदर वो बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशन दे सकता था। लेकिन गूगल नेक्सस 5 वो एक बहुत बड़ी कंपनी का फोन था, उसे उस टाइम HTC बना रही थी, जिसके फोन बहुत ज्यादा महंगे होते थे। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी उन्होंने प्राइस को बहुत ज्यादा रीजनेबल रखा था। लेकिन वहीं पर लेनोवो इस काम को करने में काफी पीछे रह गया। उस टाइम स्नैपड्रैगन 615 हमें 10,000 से लेके बहुत अच्छी कंपनी हो तो 15,000 तक के फोन के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन 20,000 से ऊपर के फोन में ये जस्टिफाई कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ 2016 के आसपास Xiaomi की भी मार्केट में एंट्री हुई, जिसने प्रॉफिट मार्जिन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। माइक्रोमैक्स चाइना से प्रोडक्ट को उठाकर लाती थी, यहाँ पर बेच देती थी, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा था। सैमसंग इतनी बड़ी फर्म है, इस वजह से वो सस्टेन कर पा रही थी। बाकी किसी भी दूसरे प्लेयर के लिए यहाँ पर कॉम्पीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उस टाइम जितनी तेजी से ये चाइनीज प्लेयर ऊपर जा रहे थे, उतनी ही तेजी से नीचे गिर रहा था हमारा मोटोरोला। 2017, 2018, 2019 और मिड 2020 तक मोटोरोला बिल्कुल गायब रहा, ऑलमोस्ट फॉर 3.5 ईयर्स। उसके बाद जून 2020 में मोटोरोला लेकर आता है अपना मोटो वन फ्यूजन प्लस, जिसमें 16,000 रुपए के अंदर आपको 730G प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। उस टाइम का ट्रेंडी फीचर पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिल रहा था। तो मोटोरोला जैसे ब्रांड की तरफ से ऐसा फीचर एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आना, इससे लोगों के अंदर दोबारा से इस ब्रांड की तरफ एक्साइटमेंट बढ़ने लगी। इसके बाद क्या था, अगले 7 महीनों के अंदर 7 नए फोन्स। मतलब मोटोरोला ने जो वेट करा था उसको सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर फोकस नहीं करा, बल्कि उसको अपने पूरे लाइनअप में फैला दिया, जिसमें 4 मिड रेंज फोन थे, एक अपर मिड रेंज था, एक फ्लैगशिप था और एक फोल्डेबल फोन था। अब यहाँ पर इतने साल खामोश रहने के बाद एकदम से वापस आना और अपने फोल्डेबल फोन को लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। और उन्हें ये रिस्क लेने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? मोटो रेजर की मदद से। मोटोरोला का ये रेजर फोन अपने टाइम का बेस्ट सेलिंग, बेस्ट लुकिंग
मतलब हर तरीके से बेस्ट फोन था। तो उस टाइम पर ये चीज इतनी तगड़ी थी। इस टाइम पर प्रॉब्लम क्या हुई, ये फोल्ड आखिर बिका क्यों नहीं? 2-3 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम, ये जो एस्पेक्ट रेशियो था, जब खुलने के बाद ये डिस्प्ले बन रही थी, वो एस्पेक्ट रेशियो इतना ज्यादा यूजेबल नहीं था फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। नंबर 2, फोल्डेबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था, इसके हिंज की ड्यूरेबिलिटी उतनी कोई खास नहीं थी। तीसरा रीजन, इसके अंदर जो प्राइस था इसका और इसके जो स्पेसिफिकेशंस थे वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड थे। इस प्राइस के अंदर आपको फ्लैगशिप कंपोनेंट्स देखने को मिलने चाहिए थे, प्रोसेसर, रैम, सब कुछ। अब इसका रीजन ये नहीं था कि जो चिप थी वो महंगी थी, इस वजह से फोन और ज्यादा महंगा हो जाता। नहीं, यहाँ पर उसी फॉर्म फैक्टर को बनाए रखते हुए जो भी कंपोनेंट्स थे वो इस बेजल के अंदर डाले गए थे। इसी वजह से अगर ज्यादा हैवी प्रोसेसर यहाँ पर यूज करा जाता तो उससे जो हीट निकलती वो यहाँ से अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पाती। और यही वो रीजन था कि फ्लैगशिप प्राइस के अंदर आपको एक मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिल रहा था। खैर, वो लेनोवो का एक एक्सपेरिमेंट था, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इससे मोटोरोला रुका नहीं। 2021 में 12 महीनों के अंदर इन्होंने 11 फोन्स लॉन्च करे और यहाँ पर ये 11 फोन्स 10,000 से लेके 40,000 की रेंज में अच्छे से फैले हुए थे। 10,000 के अंदर आपको G10, G30, E40, E7 पावर जैसे फोन्स देखने को मिल रहे थे। 20,000 तक की रेंज में G60, G40 फ्यूजन और अभी दिसंबर में G31, G51 लॉन्च हुआ। 30,000 के अंदर आपको H20 फ्यूजन देखने को मिल रहा था और फ्लैगशिप की बात करें तो 140K के आसपास आपको मोटोरोला H20 Pro देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर हम वापस से अपने पहले वाले सवाल पे आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोटोरोला एकदम से 3.5 साल गायब रहने के बाद अचानक से दनादन फोन लॉन्च करने लग गया और अब वो और ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। इसका रीजंस क्या है? तो यहाँ पर अगर हम 2018 की बात करें तो ये वो टाइम था जब हमें बिल्कुल नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही थी, जैसे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉपअप कैमरा और बहुत तगड़े तगड़े प्रोसेसर्स। और एक ग्राहक या एक कंज्यूमर क्या होता है? एक कंज्यूमर एक बच्चा होता है, वो बहुत ही ज्यादा भोला होता है। जैसे बच्चों को कुछ भी नई चीज दिख जाती है वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कस्टमर्स का भी यही सीन है, उन्हें नई चीज दिखते ही एक्साइटमेंट उनकी बढ़ जाती है। अब भले ही 1 महीने बाद उन्हें ये रियलाइज हो कि जिस फीचर के उन्होंने फोन लिया था वो फीचर का तो वो यूज ही नहीं कर रहे, वो अलग बात है। लेकिन जब नई चीज कोई आई है तो कस्टमर के अंदर तो भाई एक्साइटमेंट भरपूर लेवल पर रहेगा। तो इस वजह से ये नई टेक्नोलॉजीज बहुत ही तेजी से प्रमोट होने लगी। प्रमोशन से याद आया, 2018 वो साल था जब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन कह लो एक तरह से टेक इंडस्ट्री में आया था, जहां पर यूट्यूबर्स वगैरह बहुत ज्यादा सामने आने लगे, लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो होने लग गई। मतलब पहले जो दुकानदार कह देता था वही आप ले आते थे, वही आपके लिए बेस्ट फोन हुआ करता था। लेकिन 2017 का एंड, 2018 का मिड, ये वो टाइम था जब लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी कि अगर आपको फोन चाहिए तो किस रीजन के लिए चाहिए, उस फोन से आप क्या क्या कर सकते हो, आपको जो फोन लेना है उसको पहले कोई एक्सपीरियंस करके बता रहा है कि ये फोन ऐसा है, इसमें ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी है। तो इसी वजह से उस टाइम पर ब्रांड्स के पास ये बहुत ज्यादा बड़ी सिरदर्दी थी कि हम प्राइस को मेंटेन करते हुए कैसे ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दे सके ताकि लोग अट्रैक्ट भी हों और उसका क्रिटिसिज्म भी ना हो। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 वही साल था जहां पर हमें Realme 2 Pro जैसे फोन देखने को मिल रहे थे और यही वो साल था जब Redmi की Note सीरीज ने आग लगाना शुरू कर दिया था। मतलब Note 5, Note 6 Pro बहुत ही कमाल की प्राइस पे बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन दे रहे थे। तो ऐसे में मोटोरोला तो छोड़ो, किसी भी दूसरी कंपनी के लिए कमबैक कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा था। अब इसे आप स्मार्टफोन के लिए एज अ गोल्डन ईयर भी कह सकते हो। कैसे? 2018 में जो नए नए टेक्स इंट्रोड्यूस हुए थे वो अब थोड़े पुराने होने लगे, वो उनका जो मैकेनिज्म था वो और अच्छा होने लगा। इसी वजह से जो नए नए फीचर्स थे वो अब और ज्यादा सस्ते होने लगे, अफोर्डेबल होने लगे। जो पहले 2018 में 20,000 के फोन में आया कर रहा था वही अब 15,000 रुपए के फोन के अंदर आने लग गया। साथ ही साथ Realme और Xiaomi की Redmi सीरीज, ये दोनों इतने तगड़े तरीके से लगे हुए थे कि भाई दूसरी कोई कंपनी मिड रेंज के अंदर स्पेशली आपको दिख ही नहीं रही थी। और ये बात हर कंपनी जानती है कि इंडियन मार्केट उस टाइम पर एक मिड रेंज का मार्केट था। लोग 25,000 से ऊपर तो बिल्कुल जाना ही नहीं चाहते थे किसी भी फोन के लिए। वो जो ले रहे थे वो अलग कैटेगरी थी। जो मेन जो ग्राहक एरिया था जहां पर कंपनी, नई कंपनी या पुरानी कंपनी को कमबैक करना हो तो वो जो फोकस कर सकते थे, जहां पर उनकी सेल्स बढ़ती, वो था मिड रेंज का।
और वहां पर रियलमी और शाओमी ने, रेडमी सीरीज ने स्पेशली तबाही मचा रखी थी। तो शायद यही रीजन हो सकते हैं कि मोटोरोला ने 2019 को भी छोड़ दिया कि भाई अभी भी थोड़ा मार्केट से दूर ही रहो, क्योंकि जगह नहीं बची है उनके पास आने के लिए। लेकिन उसके बाद आता है 2020 और यहाँ पर हम सबको पता है पूरी ह्यूमैनिटी ही चेंज हो गई। कोविड की वजह से जो चीजें हुई वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर और भी स्पेशली टेक इंडस्ट्री, स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर हमें कई सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली। फेब 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हर कंपोनेंट के ऊपर। कुछ भी आप मंगाओगे तो अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसके बाद अप्रैल 2021 के अंदर जो जीएसटी 12% लग रही थी स्मार्टफोन वगैरह के अंदर, वो 18% हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तब से चालू हुई थी और अब तक नहीं रुकी, वो है चिप शॉर्टेज। और इसकी वजह से चिप की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली गई। और इसी वजह से 2020 में जो फोन लॉन्च हो रहे थे वो इतने ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे फॉर कस्टमर्स, क्योंकि उन्हें 15,000 के अंदर 2020 वगैरह में बहुत ही तगड़े फोन मिल रहे थे। अब वो वैल्यू उन्हें दिखनी बंद हो गई। जैसे जिस कैटेगरी के फोन 2019 में कम्पीट कर रहे थे 15 से 20,000 की रेंज के अंदर, वैसे ही फोन 2021 के आसपास 25 से 30,000 के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कंपटीशन, जो भयंकर वाला कंपटीशन, बहुत तगड़े तगड़े फोन आपको 15 से 20,000 के अंदर देखने को मिल रहे थे, वो अब 25 से 30,000 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और वो जो पहले वाली कैटेगरी थी वहां पर आपको एक बहुत ही ठीक ठाक सा डिसेंट से फोन देखने को मिल रहा है बस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर एक बच्चा है, उसको ये फालतू की सिरदर्दी नहीं पता है कि प्राइस इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, चिप शॉर्टेज हो गई। उसको थोड़ी मतलब है इन सबसे। उसके लिए तो पहले जो फोन आ रहे थे अब वो फोन्स महंगे हो चुके हैं, एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो चुकी है। और 2020 वही साल था जहां पर लोगों को बग्स इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गए। हाँ, पहले भी थे, लेकिन अब शाओमी और रियलमी के फोन मार्केट में इतने ज्यादा थे कि अब लोगों को बग्स के बारे में पता चलने लगा। लोगों को क्लीन एंड्रॉइड का जो एक्सपीरियंस था वो अब और ज्यादा टेम्पटिंग लगने लगा कि भाई हमें नहीं चाहिए इतनी सारी सिरदर्दी। है कुछ लोग हैं जिनको अभी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों का मन हटने लगा था इस चीज से। और यहीं पर अब क्योंकि चाइनीज प्लेयर भी उस मार्जिन पर काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से मोटोरोला को मिला चांस और कूद गए वो लोग मार्केट के अंदर। और तब से लेकर आज तक 18 महीनों में हमने 18 मोटोरोला के नए फोन्स देख लिए हैं। अब यहाँ पर इनमें कुछ लूप होल्स भी हैं, या मैं कहूँ मेरी तरफ से कुछ एडवाइस है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी दो और रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से मोटोरोला को मार्केट में वापस आने में बहुत ज्यादा मदद मिली। पहला रीजन था द सिक्योरिटी फैक्टर। फेब 2020 में यूएस ने चाइनीज ब्रांड हुआवे को बैन कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अब जैसा कि यूएस करता है पूरी दुनिया उसे फॉलो भी करती है। यूएस के लिए अगर वो थ्रेट था तो यूके के लिए भी था, यूके के लिए था तो दूसरी कंट्रीज के लिए भी था। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में चाइना के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स बढ़ने लग गए। साथ ही साथ इस कोरोना का जो इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसने चाइना की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद जून 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। उसका फायदा भी बहुत सारे लोगों ने उठाया मोटोरोला के साथ साथ। इसके बाद 2020 में ही शाओमी की जो ब्राउजर कंट्रोवर्सी है वो भी काफी ज्यादा वायरल होने लगी। और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर्स का भी जो इम्पैक्ट है, जो अपने डेटा के ऊपर, जब ये बैन हुआ उसके बाद जो प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को कैसे बचाएं या फिर कितनी इंपॉर्टेंट है आपके डेटा, इन सब के बारे में इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को बताना शुरू करा। तो लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई हमारी जो थोड़ी प्राइवेसी है वो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी जैसे फोन्स के अंदर आपको जो यूआई देखने को मिलता है उसके अंदर जो उनके एप्स होते हैं वहां पर प्रॉब्लम दिखने लगी। साथ ही साथ कुछ में तो जो यूआई है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यहाँ पर लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड की अहमियत वापस से समझ में आने लगी। अब यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉइड यूज करने के दो फायदे थे। पहला, लोगों को जरूरत दिखने लगी। दूसरा, यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड है वो काफी लाइट होता है, तो सेम स्पेसिफिकेशन, सेम प्रोसेसर हार्डवेयर के अंदर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्किन नहीं लगी। उसको उस स्किन को मैनेज नहीं करना, उसको केवल सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है। तो यहाँ पर वो फास्ट था। तीसरी चीज, उसके अंदर जल्दी अपडेट्स पुश करे जा सकते थे, क्योंकि जब गूगल एंड्रॉइड का अपडेट पुश करता है तो कंपनी उसको उठाती है, अपने स्किन के लिए डेवलप करती है, उसके बाद अपडेट पुश करती है। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के पास क्या था, डायरेक्ट गूगल से उठाओ, छोटे मोटे जो अपने चेंजेस है जेस्चर वगैरह के वो करो और दे दो, तो अपडेट्स जल्दी आने लगे। तो इसी वजह से मोटोरोला को लगा कि 2020 उनके एंट्री के लिए काफी सही टाइम है। मोटोरोला के कमबैक का दूसरा रीजन था 5G वेव। अब ऑल्दो अभी के टाइम में 20,000 के अंदर आपको एक 5G फोन लेना एक तरह से बेवकूफी वाली बात है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर
एक बच्चा होता है। बच्चे क्या होते हैं? क्यूट होते हैं। उनको हमेशा वही चाहिए होता है जो दूसरे के हाथ में है। दूसरे के हाथ में एक 40,000 का फोन है जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिल रहा है। कस्टमर के जेब के अंदर 15,000 रुपए है, लेकिन उसे फिर भी उसी प्राइस के अंदर वही चीज चाहिए जो 40,000 के फोन के अंदर है, क्योंकि भोला है भाई कस्टमर, क्या कर सकता है। तो ये चीज कंपनीज को बहुत अच्छे से पता थी। चाइनीज कंपनी ने तो इसका भरपूर फायदा उठाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप Realme 8 का एग्जाम्पल ले लो। Realme 8 5G, Realme 8 नॉर्मल वाला, इन दोनों की स्पेसिफिकेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ 5G ऐड करने की वजह से आपको कॉम्प्रोमाइजेस देखो कितने ज्यादा करने पड़े। यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डिस्प्ले का। Realme 8 के अंदर आपको सुपर एमोलेड मिलती है, यहाँ पर आपको IPS LCD मिलती है। इसके अंदर आपको MediaTek का G95 देखने को मिलता है। इसके अंदर Dimensity 700 देखने को मिलता है। अब अगर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो G95 700 से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इन रियल लाइफ। इसी के साथ साथ आपको Realme 8 5G के अंदर कैमरे के अंदर बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिलती है, ना सिर्फ मेगापिक्सल काउंट में बल्कि जो पिक्सल साइज है, इंडिविजुअल पिक्सल साइज, वो भी आपको छोटा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल वाले सेंसर के अंदर। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, यहाँ पर इन डिस्प्ले मिलता है। तो कुल मिलाकर कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज्यादा हैं। अल्टीमेट रिजल्ट इसका क्या आता है? 20,000 से कम का जो प्राइस रेंज है उसके अंदर ना तो जो प्राइस आपने दिया है उस फोन के लिए उसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन को आप अच्छे से यूज नहीं कर सकते। रही बात 5G के लिए जो आपने फोन लिया है, 5G का ऑक्शन होने वाला था 2020 के एंड में, 2021 में तो पक्का होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। 2022 आ चुका है, अभी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि 5G का जो ऑक्शन है वो कब होगा। एक बार जब ऑक्शन हो गया तो पता चलेगा कौन कौन से बैंड्स हैं। एक बार जब बैंड्स का पता चला तब एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह वो अब बैंड के ऊपर काम करेंगे कि कैसे उस बैंड के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करी जा सके। तो एक बार अनाउंस हो गया, उसके बाद भी 6 महीने लगेंगे मेन दिल्ली, मुंबई इन जैसे सिटीज के अंदर आने में 5G को। अब कुछ सजेशंस जो 2022 में मोटोरोला अगर अडॉप्ट करता है तो मे बी उसकी सेल्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। नंबर 1, फास्ट चार्जिंग। अभी मोटोरोला का जो मिड रेंज सेक्शन है वहां पर हमें 20 वॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन 2022 एक ऐसा साल होने वाला है जहां पर शायद 30 वॉट एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। आपको 15,000 या उससे कम के प्राइस रेंज के अंदर भी 30 वॉट के चार्जर्स देखने को मिलने लगेंगे। और जहां पर हमें अभी 64, 65 वॉट देखने को मिल रहा है वहां पर शायद हमें 100 वॉट या 120 वॉट के भी चार्जर्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस साल के एंड तक ये चीज पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसी साल हो सकता है ये भी हो जाए। तो यहाँ पर चार्जिंग स्पीड के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर सकता है। नंबर 2, बैक पैनल। अभी जो मोटोरोला के मिड रेंज फोन आ रहे हैं वहां पर प्लास्टिक जो यूज होता है वो नॉर्मल जो दूसरे फोन है उसके मुकाबले थोड़ा सा चीप क्वालिटी का होता है। माना कि यहाँ पर अगर ग्लास पैनल यूज करे गए तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, फोन का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सैमसंग की अगर हम बात करें या रियलमी के ही कुछ फोन्स की बात करें, वहां पर जो प्लास्टिक बैग्स आती हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी खासी होती है। जैसे Realme 7 Pro मैंने यूज करा है, उसका बैक पैनल काफी ज्यादा अच्छा है इसी प्राइस रेंज के मोटोरोला के फोन के मुकाबले। इसके बाद डुअल स्पीकर्स। बहुत सारे लोगों को शायद इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन स्टीरियो स्पीकर एक बार आपने एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद जब आप मोनो स्पीकर पे चीजों को सुनोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेकार लगने वाला है। Xiaomi की बात कर लो या इवन पोको, Realme वगैरह की बात कर लो, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि 20,000 के आसपास के जो उनके फोन्स हैं उनके अंदर डुअल स्पीकर दिया जाए, स्टीरियो ऑडियो का एक एक्सपीरियंस करवाया जाए। एटलीस्ट वो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो काम करे ना करे वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के Edge 20 Pro के अंदर भी, जो कि उनका अपर मिड रेंज फोन है, फ्लैगशिप शायद कह सकते हैं उसे, उसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर मिलता है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके अंदर मोटोरोला अगर थोड़ा सा ध्यान और देगा, थोड़ी सी अटेंशन टू डिटेल्स अगर बढ़ा देगा तो यूजर के लिए या हम उसे रिकमेंड करने में हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। हालांकि अभी मोटोरोला काफी अच्छे से काम कर रहा है, उसका एक और फ्लैगशिप इंडिया में आने वाला है। देखते हैं कि उसके सेल्स कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे OnePlus और जो अभी Vivo वगैरह भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं उनके साथ कैसा परफॉर्म करता है। तो बस आज की वीडियो काफी लंबी हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।